नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके नजदीकी लोगों के द्वारा कोविड प्रोत्साहन राशि लेने के मामले में नया मोड़ आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री के कोषांग से भेजी गई 60 लोगों की सूची में से 54 को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। इन्हें डोरंडा ट्रेजरी से भुगतान किया गया है। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता, उनके आप्त सचिव सहित 6 लोगों का भुगतान नहीं हो पाया है और इनका भुगतान प्रोजेक्ट भवन के कोषागार में समय रहते बिल नहीं पहुंचने और आरबीआई का सर्वर बंद होने के कारण नहीं हो सका। बताते चले आपको कि स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि उनके कोषांग से जिन लोगों के नाम भेजे गए थे उनको भुगतान नहीं हुआ है। वहीं मंत्री के इस दावे को सरयू राय ने खारिज किया है और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इससे संबंधित दस्तावेज भी भेजे गए, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो देखिए, सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक सबूत भी दिया है। आपको बताते चले कि 60 लोगों की सूची में से सिर्फ 54 को भुगतान किया गया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जिनके भी नाम भेजे गए हैं उनको भुगतान हो गया है, लेकिन सरयू राय इसे खारिज कर रहे हैं। वहीं बन्ना गुप्ता पर लगे आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि सरयू राय का राजनीतिक अब हाशिए पर है, इसलिए वो सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जबकि जेएमएम इस पर खुलकर बोलने से बच रही है, जबकि बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा है। कि सरयू राय एक संवेदनशील लीडर हैं, लेकिन हमें लगता है कभी कभी वो किसी के बहकावे में आ जाते हैं। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने तो स्वयं कहा है कि जो आरोप सरयू राय जी लगा रहे हैं उस आरोप की जांच हो जाए। अब सरयू राय जी क्या सबूत देते हैं ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि जांच उसकी हो। ये स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं कबूला है कि उसकी जांच हो और जांच उपरांत अगर उसमें कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसका जो पैसा है वो उसको रिकवर किया जाएगा। तो इसमें हमें लगता है कि सरयू राय जी देखिए अब हाय तौबा मचा रहे हैं, इसलिए कि सरयू राय जी अब ये समझ रहे हैं कि मेरी राजनीतिक जीवन का ये पटाक्षेप है। हमें जो करना है, जितना मीडिया की सुर्खियों में रहना है, इसी समय काल में जो है हम बने रह सकते हैं। तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, परंतु साथ ही मंत्री जी का भी अपना पक्ष है और सभी चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के पास ये मामला पहुंचा है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री पर हम लोगों को भरोसा करना चाहिए और वो फैसला लेंगे, उचित फैसला लेंगे, न्यायोचित फैसला लेंगे। माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी की बन्ना बांट की चर्चाएं तो पूरे देश स्तर पे हुई थी कि कैसे इन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए जो पैसा था ये खुद को दे दिया, खुद के माली को दे दिया, निजी सहायक को दे दिया। और जब भाजपा ने भी उन्हें इस मुद्दे पे घेरा तो उन्होंने कहा कि भाई कोई सबूत पेश करे, हम आज मना कर रहे हैं कि हम पैसा नहीं लेंगे। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता निरंजन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निरंजन, सीधे आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रोत्साहन राशि में आरोप जो गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, तो कितनी सच्चाई है? क्या मंत्री बन्ना गुप्ता फंसते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए रंजना, कुल मिलाकर के जिस तरह से सरयू राय ने लगातार बन्ना गुप्ता पर यह आरोप लगा रहे हैं, आरोप इस तरह से लगा रहे हैं कि बन्ना गुप्ता पूरी तरह से इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों यानी 5 दिन पहले भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और कल भी उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके जारी किया कि जो नेपाल हाउस है, यानी नेपाल हाउस के बगल में ही डोरंडा का ट्रेजरी है। कुल मिलाकर के नेपाल हाउस से स्वास्थ्य मंत्रालय का वहाँ दफ्तर है और वहां से पैसे का निकास हुआ है। यानी 14 और 15 अप्रैल को छुट्टी के दिन, उसी दिन दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ भी हुआ है और मंत्री कोषांग से पैसे की निकासी किया गया। यानी अब देखें तो मंत्री कोषांग में उन्होंने सरयू राय ने साफ तौर पर कहा कि मंत्री कोषांग में 28 लोग ही रहते हैं। यानी मंत्री के इर्द गिर्द 4th ग्रेड से लेकर 3rd ग्रेड कर्मचारी सुरक्षा कर्मी रहते हैं। आखिर 32 लोग कौन हैं? कुल मिलाकर देखें तो उसमें हेल्थ सेक्रेटरी से लेकर के नीचे जो 4th ग्रेड के कर्मचारी होते हैं उनका नाम
दिया गया है प्रोत्साहन राशि को लेकर के। यानी कुल मिलाकर के 2 साल से जो कोविड संक्रमण का दौर चल रहा है उसमें प्रोत्साहन राशि को जो 60 लोगों का नाम दिया गया है उसमें कहीं न कहीं अपने लोग यानी जो मंत्री आवास से लेकर के उनके जो निजी सुरक्षाकर्मी हैं, यानी कुल मिलाकर के देखें तो जैब के जवान से लेकर के झारखंड के पुलिस उनके जो सहयोगी हैं उनके नाम उन्होंने जिक्र किया है। यहाँ तक कि जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनका भी नाम है। यह भी आरोप लगाया कि उस समय जब 20 मार्च 2020 को कोविड संक्रमण का काल शुरू हुआ था उस समय के सोन हेल्थ सेक्रेटरी थे, आखिर इस समय फिर उनका नाम क्यों नहीं जोड़ा गया, यह भी मामला है। कुल मिलाकर देखें तो साफ तौर पर पूर्व मंत्री सरयू राय ने यह कहा कि बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए, इन्हें बर्खास्त करना चाहिए। इस मामले में अगर मुझे जाना होगा तो आगे भी जाएंगे। उन्होंने कोर्ट का भी अदालत का भी मामला कहा। सिर्फ निजी टीम पर उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया है। कुल मिलाकर देखें तो जिस तरह से कोविड संक्रमण के दौरान उन्होंने प्रोत्साहन राशि दिया है, यह गबन का मामला है। पूरी तरह से राज्य का जो कोषागार से है उससे करोड़ों रुपए का गबन का मामला सामने आ रहा है। लेकिन लगातार बन्ना गुप्ता इस मामले पर भी अपना बात रख रहे हैं। लेकिन अब एक नया मोड़ इसमें यह आ गया है कि छुट्टी के दिन यानी 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती था और 15 का 2 दिन छुट्टी था, उस दिन भी अपने निजी सेक्रेटरी के सहयोग से दफ्तर में जाकर के दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ किया है। यानी अब बात करें तो कुल मिलाकर जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं यह निश्चित पर एक पूरी तरह से झारखंड के राज्य में राजनीति में सियासी में भूलचाल आया है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। हालांकि जिस तरह से न्यूज 18 के सामने उन्होंने न्यूज 18 के सामने ही बात रखी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले को लेकर के हम राज्यपाल के पास जाएंगे और अगर मामला इस पर नहीं बनता है, मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, निरंजन देखिए अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री इससे पूरे मामले पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर बिजली को लेकर राज्य सरकार के आरोप पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि देश के पास बिजली की कोई कमी नहीं है, ये सरासर राज्य सरकार की विफलता है। राज्य सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र पर आरोप मढ़ने का काम करती है। बिजली का भुगतान कीजिए और बिजली लीजिए, केंद्र के पास बिजली की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकमात्र लक्ष्य हर घर को बिजली पहुंचाना और निर्बाध बिजली देना है। दोनों ही दिशा में काम किया जा रहा है। राज्य सरकार जितना बिजली लेना चाहे हम देने को तैयार हैं। संघीय ढांचा केंद्र सीधा बिजली नहीं देता, राज्य सरकारों को डिस्कॉमों को देता। राज्य सरकार को जितनी बिजली चाहिए हम देने को तैयार हैं, इसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी। राज्य सरकार पेमेंट ना करे बिजली चाहे कौन देगा, बिजली मुफ्त में नहीं बनती। तो राज्य सरकार का विषय है बिजली देना, आगे पहुंचाना। केंद्र सरकार बिजली देने को तैयार है। वो अपने राज्य सरकार अपने उपभोक्ताओं को फ्री में बिजली दे, हमको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बिजली की पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। भारत सरकार के भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से ही विकास संभव है। नीति आयोग कोषांग के साथ आकांक्षी जिला योजना की समीक्षा को लेकर गोड्डा दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण आकांक्षी जिला योजना की समीक्षा नहीं हो पाई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में बातचीत से ही चीजें सुधरती हैं और वे यहां कोई चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए थे। राज्य सरकार के इशारे पर के अधिकारियों ने उनकी बैठक से दूरी बनाई। जिन अधिकारियों से हमको जानकारी लेनी थी किस कारण से आज वो बैठक में नहीं आ पाए, ये तो वही बता सकते हैं क्यों नहीं आ पाए। लेकिन मैं आपके मार्फत झारखंड राज्य की सरकार को भी और उन तमाम अधिकारियों को एक बात बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ। हम कोई आज चुनाव प्रचार करने नहीं आए थे, हम कोई वोटों की बात भी करने नहीं आए थे। हम मोदी जी का संदेश लेके आए थे, जो गोड्डा जिले को और गोड्डा जिले के लोगों को वो सब सुविधाओं में अग्रणी करना चाहते हैं जो दूसरे जिले जिनको आज ले रहे हैं। भारत सरकार के केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने रांची स्मार्ट सिटी को इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता में
स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा गुजरात के सूरत में 18 से 20 अप्रैल तक आयोजित स्मार्ट सिटी स्मार्ट और अर्बनाइजेशन कॉन्क्लेव में रांची को इस सम्मान से सम्मानित किया गया और कार्यक्रम के पहले भाग में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ साथ विभागीय सचिव मनोज जोशी और अन्य केंद्रीय मंत्री और गुजरात सरकार के कई मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे। रांची स्मार्ट सिटी को ये अवार्ड इसके बेहतर कार्यकुशलता, वित्तीय प्रबंधन और उपयोगिता के बदले में मिला है। It's been the empowerment and ease of living of citizens. The award of Lord Balaji. लिटिल माइका गर्ल के नाम से मशहूर शमा परवीन का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो पुलिस के खिलाफ आवाज उठा रही है। डिबरा में व्यवसायी की मौत के बाद उसने प्रशासन पर निशाना साधा और जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल डिबरा में पुलिस कस्टडी में एक व्यवसायी की मौत हो गई जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शमा परवीन ने भी पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई है और सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं कई दिन से सुन रही थी कि फलना गांव में चोरी हो रहा है, फलना गांव में बलात्कार हो रहा है और आज हमारे ढोड़ाकोला से सफी 4 किलोमीटर दूर वहां से सफी पड़ता है, वहां का अर्जुन साहब जिसका नाम अर्जुन साहब है उसको बिना बेकसूर है वो उसको मार दिया गया है और सुनने में आया है कि वो डोमचांच पुलिस का ही काम है। क्या जनप्रतिनिधि पुलिस डीसी एसपी इसीलिए बनाया गया और हमारी सरकार सही हुई है। क्या जनता की मदद करने का क्या ये बनाई गई है ना डीसी की एसपी कि जनता को बहकाने के लिए। और बड़ी खबर धनबाद से जहां वर्चस्व को लेकर बमबाजी हुई है। खरखरी ओपी में सोमवार देर रात अवैध कोयला कारोबार में बम चले जिसमें किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा लेकिन इलाके में दहशत फैल गई है। इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं बदमाशों ने एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया और मामले की जानकारी पर प्रशासन मौके पर पहुंची और मामले की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जहां अवैध कोयला कारोबार के वर्चस्व में बमबाजी हुई है। अपराधियों ने 6 बम फोड़ा है और कई राउंड फायरिंग भी की। हालांकि इससे कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है लेकिन इलाके में दहशत का माहौल है। धनबाद जिले में अवैध कोयले का कारोबार चरम पर है। जिले का कोई ऐसा थाना नहीं है जहां के अवैध कोयला कारोबार फल फूल नहीं रहा। अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो इस कोयले कारोबार को रोकने को लेकर कभी भी गंभीर नहीं दिखती है। अभी हम खरखरी ओपी क्षेत्र में हैं और यहाँ पड़ुआ पिठा एक जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन को आग लगा दिया गया है। इस जगह पर अवैध कोयला का उत्खनन चल रहा था और इस जेसीबी मशीन को आग लगा दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि इस जेसीबी मशीन को आग लगाने का कारण 2 गुटों के बीच में हिंसक रूप है। बताया ये भी जा रहा है कि इस जगह पर दर्जनों राउंड फायरिंग भी हुई है और बमबाजी भी हुई है। आसपास के ग्रामीण इस घटना से दहशत में हैं। सवाल उठता है कि यहाँ पर इतने धड़ल्ले से अवैध का कोयले का खनन हो रहा है और स्थानीय प्रशासन को भनक नहीं है। यह एक गंभीर सवाल है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर कोयले का जो खनन है यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर अभी ताज़ा ही से कोयले को निकालने के लिए मुहाने बनाए जा रहे हैं और इस कोयले को खनन कर फिर मंडियों में भेजा जाएगा और मंडियों से इसे मनमाने तरीके से बेचा जाएगा और बीसीसीएल को लाखों करोड़ों का नुकसान पहले भी दिया जा चुका है और अब भी देने की तैयारी में अवैध कोयला कारोबारी लगे हुए हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही धनबाद रेल मंडल का रेल लाइन है जहाँ से कई ट्रेनें गुजरती है और इस स्थल से अगर कहा जाए तो रेलवे लाइन की दूरी 200 से 300 मीटर है। घटना के बाद यहाँ धनबाद आरपीएफ की टीम पहुँची हुई है, मधुबन के थाना प्रभारी पहुँचे हुए हैं, लेकिन जो स्थिति यहाँ है इससे कहीं न कहीं स्थानीय ग्रामीणों में दहशत है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद।
और इधर गिरिडीह स्थित तपोभूमि पारसनाथ का जंगल कई तरह के जीव जंतुओं का निवास है, लेकिन इसको अपनों की ही नजर लग गई है। कभी महुआ, आरू और चीहूर के लिए तो कभी सिगरेट के शौक से इसमें आग लगा दी जा रही है, जिससे 16,500 एकड़ क्षेत्र में फैले वन क्षेत्र के जीव जंतुओं के लुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं, यहाँ पाई जाने वाली बेशकीमती जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे भी खतरे में हैं। और बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां भीड़ ने महिला और पुरुष को रस्सी से बांधकर जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया है और ग्रामीणों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा और उसके बाद जोरदार पिटाई भी की और रस्सी से बांधकर पूरे गांव में घुमाया। घटना महेशपुर थाना की है और महिला का पति ऑटो चलाता है और वो घर से बाहर था। जब वो घर लौटा तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया और इसके बाद शोर शराबे के बीच ग्रामीण वहां पर पहुंचे। फिर दोनों की जमकर पिटाई कर दी गई और बेशर्मी की हद तब पार हो गई जब ग्रामीणों ने दोनों को जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में भ्रमण करवाया और फिर इसका वीडियो भी वायरल कर दिया। कई घंटों के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जहां ग्रामीण संथाली रीति रिवाज से जुर्माना वसूलने की बात पर अड़े रहे। बताया जा रहा है कि दोनों शादीशुदा हैं। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों को मनाया गया, जहां ग्रामीणों ने पुरुष पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जिस कारण उसे अपनी एक भैंस, गाय और मिट्टी का कच्चा मकान बेचना पड़ा। और वहीं पुलिस के सामने ही पैसे की गिनती कर जुर्माना दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को आजाद किया। हालांकि महिला के पति का कहना है कि उसे जुर्माने का एक भी पैसा नहीं मिला है। के लिए हम गए थे तो लड़का भाग रहे थे, हम दौड़ के पकड़ लिए। तो इसके बाद उसको पकड़ के गांव वाला को जिम्मा दे दिए। उसको जारी बना 1.5 लाख रुपया हो गया, अभी तक 1 रुपया नहीं दिए। आपको एक रुपया भी नहीं मिला। उधर गिरिडीह में एक बार फिर भोले भाले लोगों को इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ईसाई मशीनरियों पर लोगों का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा है। तेल पानी से सभी बीमारी के छूमंतर होने का दावा किया जा रहा है। गिरिडीह में धर्मांतरण का नंगा खेल। ईसाई बनने पर बीमारी हो जाएगी ठीक, तेल पानी से बीमारी हो जाएगी छूमंतर। इलाज के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश। ईसाई मिशनरी के चंगुल में फंसे लोग। ये तस्वीरें हैं गिरिडीह के कादम्बरी इलाके की, जहां धर्म परिवर्तन का नंगा खेल चल रहा है। भोले भाले लोगों को तेल पानी देकर बीमारी ठीक करने का दावा किया जा रहा है। ईसाई मिशनरी पर लोगों को ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन का आरोप है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भोले भाले आदिवासी और हिंदुओं को तेल पानी देकर इलाज किया जा रहा है और लोग आसानी से मिशनरी के चंगुल में फंस रहे हैं। जाल में फंसाया जा रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए, मैं अभी कादम्बरी में हूँ, जहाँ पे एक मिशनरीज का एक चलता है। आपको तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभु ईसा मसीह की तस्वीरें लगी हुई है। और ये अंदर की तस्वीरें में दिखा रहा हूँ, थोड़ा अंधेला है, लेकिन आप साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं, जो बताया जाता है कि ठीक किया जाता है तेल और पानी के नाम पर। यहाँ पर जो सबसे प्रमुख है, जो विख्यात है, तेल पानी को लेकर विख्यात है और यहाँ पे बताया जाता है कि सबकी समस्याएं ठीक कर दी जाती हैं। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे यहाँ कब से आ रहे हैं? यहाँ पे कल से 3 दिन होने वाला है। अच्छा, कुछ राहत मिल रहा है आपको? हाँ। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है? परेशानी शरीर में दिक्कत होती है, यीशु मसीह आने के बाद में ठीक हो जाते हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। तो ईसा मसीह के पास आते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो आप हिंदू हैं? हाँ, हम हिंदू हैं। अच्छा, लेकिन आप ईसा मसीह को भी आप मानने लगे हैं यहाँ पे इसका? हाँ, हम लोग मानते हैं। मेरा पापा को पहले लकवा मार दिया था, वो ठीक हो गया। अच्छा, 15 दिन। उसके बाद हम भी बेहोश हो जाते थे, पता नहीं क्या कौन सा बीमारी था, तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ आने पर आप पैदाइशी हिंदू हैं? तो अब ईसा मसीह के शरण में आए हैं तो आपकी बीमारी ठीक होगी। क्या आप ईसा मसीह की वो भी मानने लगे? मानने लगे, जब हमारी मदद कर रहे हैं प्रभु, हम मानने लगे। ईसा मसीह हम बहुत पुराने से जान रहे हैं, 6-7 साल से पहले से। और यहाँ आने के बाद हर मनुष्य का मन कष्ट जो है से निवारण। अच्छा, दूसरी चीज, जिस तरह से परमात्मा है, परमात्मा का अंश है और हम लोग मानते हैं, और यहाँ आने के बाद हर कष्ट का निवारण होता है।
मिशनरी के मिशन में जुटी प्रचारक अंधविश्वास के मकड़ जाल में डूबी हैं। आप खुद ही सुन लीजिए, तेल पानी को लेकर ये प्रचारक क्या क्या दावे कर रही है। कब से ये कर रहे हैं लोग? 22 साल हो गया, कितना बोलूं? अच्छा, 22 साल हो गया। तो कितने लोगों को अभी तक आपने ठीक किया होगा अब लगभग? कितने लोग, हम सबको बुला रहे हैं, कितने लोग आए इस फील्ड में, पूछ सकते हैं कितने लोग आते हैं। तो हमारे कोदमरी कम से कम तो 20 लोग आए। जो आप जुबान से आपके एक बार जो निकल जाता है वो सत्य हो जाता है, ऐसा होता है क्या? तब प्रभु के दया से जो बोले आप पढ़ के देखो, जाओ खोलो, जहाँ खोलेंगे। तेल पानी से बीमारी का इलाज कराने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। भोले भाले लोगों को न केवल इलाज के नाम पर उन्हें आर्थिक मदद देकर भी ईसाई धर्म की तरफ मोड़ा जा रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को बीमारी ठीक करने का दावा कर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। लोग भी आसानी से मिशनरी के जाल में फंस भी जा रहे हैं। गिरिडीह में इलाज के नाम पर लोगों को बहकाकर धर्मांतरण कराने का ये पहला मामला नहीं है। जिले में लगातार धर्मांतरण का खेल जारी है। न्यूज़ 18 कई बार धर्मांतरण को लेकर कई खुलासे भी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सरकार सख्त कानून भी बना चुकी है, लेकिन इसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। हिंदू हो या मुसलमान हो या तो फिर आदिवासी, इन तमाम धर्मों के भोले भाले लोगों को ईसाइयों के द्वारा बड़े पैमाने पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें तरह तरह की जो बीमारियां होते हैं उन्हें ठीक करने के नाम पर लोगों के मनों को टटोला जा रहा है और बड़े पैमाने पर प्रभु यीशु की तरफ लोगों को झुकाव पैदा किया जा रहा है और लोग इस धर्म को भी मानने लगे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और जवाहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।